बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 8 है जी हमारा। इसमें हम डिस्कस करेंगे वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी। तो चलिए बुक की जाना पढ़ते हैं। वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स। फॉर एग्जाम्पल, when we shake the stress string ups and down, we provide our muscular energy to the string। कह रहे कि जी एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र की जा सकती है। मिसाल के तौर पे अगर हम अपने हैंड को शेक करें और उस स्ट्रिंग को पकड़ा हो हमने हैंड में, अप एंड डाउन उसे करें, जिस तरह आपको मैंने एग्जांपल भी करवाई हुई हैं पीछे, तो क्या होता है, हम बेसिकली अपने हैंड की मस्कुलर एनर्जी, जो हमारे पट्टे होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है, ताकत होती है, वो देते हैं स्ट्रिंग को। ठीक है। एज अ रिजल्ट अ सेट ऑफ वेव्स कैन बी सीन ट्रैवलिंग अलॉन्ग द स्ट्रिंग। तो उसके नतीजे में क्या होता है, हमें नज़र आती हैं वेव्स गुजरती हुई, सफ़र करती हुई स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, स्ट्रिंग के अलॉन्ग। द वाइब्रेटिंग फोर्स फ्रॉम द हैंड disturbs the particle of their string and sets them in motion। तो क्या होता है जी, हमारी जो वाइब्रेटिंग फोर्स होती है, हम जो अपने हैंड को एक ख़ास पोजीशन के गिर्द ऊपर नीचे मूव करवाते हैं, उसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस पैदा होती है पार्टिकल्स के अंदर, तो वो जो है क्या होती है, स्ट्रिंग एंड सेट्स देम इन मोशन। तो उनकी वजह से, उस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या पैदा होती है, वेव पैदा होती है। These particles then transfer their energy to the adjacent particles in the string। तो ये जो पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है, फिर क्या होता है, उनके एडजस्टेंट, जो उनसे मुंसलिक पार्टिकल होते हैं, उनके साथ बिल्कुल पार्टिकल होते हैं, वो फिर उसको एनर्जी देता है, अगला अगले को देता है, और इस तरह सब पार्टिकल्स जो हैं वो जो है उछल कूद शुरू कर देते हैं, ऊपर नीचे मूव करते हैं, और वेव फिर इस तरीके से हमारे पास प्रोपेगेट करती है, आगे की तरफ जो है वो अपना सफ़र करती है। एनर्जी इज़ थस ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस ऑफ द मीडियम टू अदर। इस तरह फिर जो हमारी जो है वो ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह पे इन द फॉर्म ऑफ वेव। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो है वो जाती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय वेव डिपेंड अपॉन डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेट स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन। तो कह रहे हैं कि जो हमारे पास वेव की जो कैरिड होती है एनर्जी, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि ये कितनी एनर्जी लेके जाएगी। वो डिपेंड करता है कि हमारा फासला कितना है, जहाँ से वो वेव पहले रुकी हुई है और जहाँ से हम हरकत दे रहे हैं उसके दरमियान फासला कितना है। ठीक है जी, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जो है एनर्जी वो लेके जाएगी आपकी वेव। हम देखा होगा अक्सर, अगर बहुत बड़ी रस्सी ले लेंगे तो आप उसको झटका देंगे तो हो सकता है वो एंड में जो बहुत, अगर हम बड़ी सारी लंबी लेंगे तो उसमें जाके हिले भी ना। ठीक है, तो एनर्जी दरमियान में ही ख़त्म हो जाएगी। तो अगर हमारे पास छोटी सी होगी, ठीक है, 3 फुट के करीब, तो हमारी बहुत अच्छी तरीके से वो जो है एनर्जी एंड तक जाएगी। लेकिन अगर हमारी वो कोई, हम ऐसे स्ट्रिंग लें जो कोई 100 फुट हो, तो उसमें इतना पता नहीं चलेगा, वो दरमियान में ही एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और वेव जो है वो एंड तक भी नहीं पहुंच पाएगी। कह रहे कि दिस इज़ द एनर्जी इन अ वेव डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। और जो ये वेव पैदा होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक तो आपने पढ़ा कि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। कौन सा डिस्टेंस, जहाँ पे वेव की जो रेस्ट पोजीशन है उधर से लेकर जहाँ पे आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको वाइब्रेशन दे रहे हैं, अपने हैंड से उसको अप एंड डाउन मूव करवा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, कि वेव के अंदर आपने एम्पलीट्यूड कितना दिया है, यानी आपने अपने हैंड को जब मूव किया वेव पैदा करने के लिए स्ट्रिंग में, तो आपने अपने हैंड को ऊपर नीचे कितना लेकर गए, कितना ऊपर लेकर गए, फिर आपने नीचे को झटका दिया, फिर ऊपर को कितना दिया। ठीक है, तो इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है, क्योंकि जितना आप इसके अंदर एम्पलीट्यूड पैदा करेंगे, ऊपर नीचे ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा ऊपर लेके जाएंगे, फिर ज़्यादा नीचे लेके जाएंगे, तो उतने ही ये वेव जो है वो
ग्रेटर एम्पलीट्यूड की पैदा होगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इफ़ वी शेक द स्ट्रिंग फास्टर, अगर हम तेज़ तेज़ मूव करवाएंगे, वी गिव मोर एनर्जी पर सेकेंड, तो हम क्या करेंगे, तेज़ तेज़ मूव करवाने से पर सेकेंड एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। देखिए ना, जैसे ही टाइम गुजरेगा तो अगर हम आस्ता आस्ता करेंगे तो वो आस्ता आस्ता एनर्जी जाएगी, और अगर हम तेज़ तेज़ उसे झटके देंगे, ठीक है, वाइब्रेट करेंगे ऊपर नीचे, तो फिर क्या होगी, पर सेकेंड एनर्जी बढ़ जाएगी। टू प्रोड्यूस वेव ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, तो फिर उसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी की वेव पैदा होगी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का हमने डेफिनेशन पढ़ रखी है कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये होती है कि उसका फार्मूला ये होता है कि F = 1/T, और अगर हम उसकी देखें डेफिनेशन तो वो होती है कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और साइकिल्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड के अंदर उसने कितने वाइब्रेशन या फिर कितने साइकिल कंप्लीट किए। अब साइकिल क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास 1 वाइब्रेशन क्या होती है, एक मुकम्मल राउंड ट्रिप, यानी हमारे पास एक पॉइंट जो मैक्सिमम है वहाँ से फिर दोबारा ए से बी से फिर ए पे, पेंडुलम के केस में, ठीक है, स्प्रिंग के केस में, और हमने बॉल एंड बॉल सिस्टम के केस में ये डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो एंड द वेव डिलीवर्स more energy per second to the particle of the string as it moves forward, तो जैसे जैसे आगे मूव करेगा तो पर सेकेंड एनर्जी ज़्यादा वो स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स होंगे उनको भी ट्रांसफ़र करेगा, डिलीवर करेगा। वाटर वेव्स आल्सो ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसी तरीके से पानी की जो वेव्स हैं वो भी एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं। एज एक्सप्लेन बिलो, तो इसकी एग्जांपल हमने पहले भी की थी, जब वेव को डिस्कस किया था तो हमने कॉर्क को देखा था कि ऊपर नीचे मूव करता है, तो तब आपको फिजिक्स लैब के अंदर भी ले गए थे। अभी भी आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि किस तरह से वाटर की वेव जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, फिर उसके बाद ये एक्टिविटी पढ़ते हैं। देखिए नहीं, हम अपनी लैब के अंदर आ गए और देखिए हमारे पास पानी के अंदर वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। हमने सबसे पहले जो हमने किया था उसमें पेंसिल वाला पढ़ा था कि पेंसिल से वेव प्रोड्यूस की थी और कॉर्क जो था ऊपर नीचे एक ही जगह पे मूव कर रहा था। उसके बाद अभी जो है हम एक्टिविटी इसके बाद डिस्कस करेंगे, उसमें वो कह रहा है कि आप क्या करें, एक स्टोन जो है वो फेंकें और देखें, एक कॉर्क जो है पास रख लें उसी पानी के अंदर ही, और उससे थोड़े से फासले पे आप स्टोन जो है वो आप उसके अंदर थ्रो करेंगे पानी के अंदर, तो क्या होगा, वेव प्रोड्यूस होंगी और फिर कॉर्क ऊपर नीचे मूव करेगा। तो देखते हैं जी इसके ऊपर नीचे किस तरह से हमारे पास वाटर की वेव प्रोड्यूस होती हैं। एक तो ये है जी टॉप व्यू, और इसके बाद स्लाइड व्यू मैं करने लगा हूँ। तो देखें नहीं, ये अब स्लाइड व्यू आ गया, किस तरीके से हमारे पास वाटर की वेव जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। मैं ग्राफ ओपन करने लगा हूँ तो आपको मज़ीद पता चलेगा कि किस तरीके से, ये देखें ग्राफ इसका किस तरह बनता है। लेकिन जैसे जैसे पानी आ रहा है तो उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से वाटर वेव जो है वो प्रोड्यूस होती है। चलिए हम दोबारा बुक की जाना बढ़ते हैं जी। ये तो अच्छा जी, एक्टिविटी 10.3, ड्रॉप अ स्टोन into a pound of water, water waves will be produced on the surface of water and will travel outward। कहते हैं कि हम जब उसके अंदर फेंकेंगे तो उसके अंदर प्रोड्यूस होंगी और वो बाहर की जानब जहाँ हमने फेंका होगा उससे इर्द गिर्द इस तरह से ये देखें मूव करेंगे, ठीक है, जैसे कि 10.10 पिक्चर में आपको दिखाया भी हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे जी प्लेस अ कॉर्क एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द फॉलिंग स्टोन, थोड़े से फासले पे जहाँ आपने फेंकना है अपने पत्थर को, वहाँ से थोड़े से फासले पे आपने एक कॉर्क रख लेना है। व्हेन वेव्स रीच द कॉर्क, जब जो वेव्स हैं कॉर्क के पास पहुँचेंगी, इट विल मूव अप एंड डाउन अलॉन्ग विद द मोशन ऑफ वाटर पार्टिकल्स बाई गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द वेव। तो उसके अंदर जो इतनी ताकत किधर से आ गई, एनर्जी कहाँ से आई कि वो पानी के अंदर ही उछल कूद उसने शुरू कर दी है। तो जनाब ये जो एनर्जी है ये आपने अपने हैंड से दी है, अपने मसल से दी है, आपने अपने मस्कुलर एनर्जी
आपने उसको दी स्टोन को, स्टोन के अंदर क्या आई, स्पीड आई, ठीक है, उसके अंदर वेलोसिटी आपने उसके अंदर प्रोड्यूस की, और जब वो पानी के अंदर गया तो उसने अपनी एनर्जी जो है वो जो वाटर पार्टिकल्स थे उनको दी, और इस तरह से पार्टिकल्स जो थे आपस में एडजस्टेंट पार्टिकल्स जो थे उनके मूव करती करती जो है वो वेव आगे की तरफ प्रोपेगेट की, और उस तरह ये एनर्जी जो है जाते जाते किसको मिली, कॉर्क को मिली, और कॉर्क ने क्या करना शुरू कर दिया, उछल कूद शुरू कर दी, ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन जो है वो मूवमेंट शुरू कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये पता चला हमें कि कैसे जो है वेव जो है एनर्जी को कैरी करती है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, कि हमारे पास कॉर्क जो है बिल्कुल पानी रुका हुआ था, जैसे हमने की वेव प्रोड्यूस हुई और उसी वेव की एनर्जी ने कॉर्क को ऊपर नीचे मूव करवाया। दिस एक्टिविटी shows that water wave like other wave transfer energy from one place to another without transferring matter i.e. water। तो इसने क्या किया, पानी वेव ने सिर्फ एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र की है और पानी को ट्रांसफ़र नहीं किया, मैटर वहीं का वहीं रहा है, सिर्फ एनर्जी जो है अपना प्रोपेगेट की है और मूव हुई है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी, फॉर योर इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरेटिंग अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव रिक्वायर मोर एनर्जी पर सेकेंड देन टू जनरेट अ लो फ्रीक्वेंसी वेव, ठीक है। तो हमें हाई फ्रीक्वेंसी वेव के लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगी, क्यों, क्योंकि जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो एक सेकेंड के अंदर ही ज़्यादा तेज़ी के साथ जब कोई चीज़ मूव करेगी तो उसके जो चक्कर होंगे, जो वाइब्रेशंस होंगी, वो जो साइकिल्स होंगे वो जल्दी जल्दी कंप्लीट होंगे, और जब वाइब्रेशन और साइकिल्स जल्दी जल्दी कंप्लीट होंगे तो हमारे पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी, ठीक है जी, टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा ना जल्दी से। तो कम टाइम में टाइम पीरियड जो होगा वो हमारे पास बढ़ जाएगा, और टाइम पीरियड जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस तरह से होता है ना, ये देखें मैं लिख रहा हूँ इधर, F इज़ इक्वल टू 1/T, ठीक है। अब ये देखें जब जल्दी जल्दी से मूव करेगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा हमारे पास, कम हो जाएगा, ठीक है। कम के लिए मैं ये देखें नीचे एरो लगा रहा हूँ, ठीक है, यानी कम टाइम के अंदर, टाइम पीरियड क्या होता है कि हमारे पास टाइम, वो टाइम जिसके अंदर कोई भी चीज़ एक वाइब्रेशन कंप्लीट करती है, ठीक। जब हम उसको तेज़ी के साथ मूव करवाएंगे तो आप देखेंगे कि तेज़ी के साथ जब वो चीज़ कोई भी मूव करेगी तो वो ज़्यादा तेज़ी के साथ वाइब्रेट करेगी तो उसकी ज़्यादा वाइब्रेशंस कंप्लीट होंगी, ठीक है। कम टाइम में ज़्यादा वाइब्रेशन कंप्लीट होंगी, तो इसका मतलब है कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने का जो टाइम था वो क्या हो जाएगा हमारे पास, कम हो जाएगा। ये देखें टी के साथ मैंने जो एरो नीचे को लगाया, इसका मतलब है टी क्या होगा, कम होगा। जब हमारे पास टी कम होगा, टाइम पीरियड कम होगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों जी, क्योंकि आपको पता है कि जब f इज़ इक्वल टू 1/T हो तो t जब जब जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू हो, तो जब ये डिवाइड हो गई तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा तो वो लार्ज होगा। एक तो ये वजह है, दूसरी वजह ये है कि f और t जो है आपस में अब इस टाइम जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, 1/T होता है, जब एक चीज़ कम हो तो दूसरी ऑटोमेटिकली बढ़ती है, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको इससे अच्छी तरीके से इस चीज़ की समझ आ गई होगी। थस अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव कैरीज मोर एनर्जी देन अ लो फ्रीक्वेंसी वेव ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड। तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो इट मीन्स कि हाई फ्रीक्वेंसी क्यों हुई है, क्योंकि उससे ज़्यादा एनर्जी मिली है। ज़्यादा एनर्जी मिलने की वजह से जो उसकी वाइब्रेशन है एक मखसूस टाइम में वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो गई, कम टाइम पीरियड हो गया, ठीक है, उसका एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में कम वक्त लगा, तो लिहाजा हमारे पास जो उसकी अपना एनर्जी थी वो भी क्या होगी, हमारे पास उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डू यू नो, कहते हैं कि अर्थक्वेक प्रोड्यूस मोर वेव थ्रू द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव्स, ठीक है जी। बाय स्टडिंग सच वेव्स द जियोफिजिस्ट्स learn about the internal structure of the earth and information about the occurrence of future earth activities।
तो जी ये जो प्रोड्यूस होते हैं, कहता है कि हमारे पास किसकी वजह से होते हैं, सिस्मिक वेव्स होते हैं जिनकी वजह से ये ज़लज़ले आते हैं। ठीक है, तो इन वेव्स को स्टडी करने से फिर क्या होता है, जो हमारी ज़मीन के मतलब साइंसदान हैं, जो ज़मीन से मतलब फ़िज़िक्स है उसको पढ़ने वाले क्या करते हैं, एक पूरा जो है वो डाटा इकट्ठा करते हैं, जिससे पता चलता है कि फ्यूचर में अर्थ के साथ कब कब जो है वो ज़लज़ले आ सकते हैं, या क्या क्या जो है इसके साथ ऑकर हो सकता है, रूनुमा हो सकते हैं। ठीक है जी, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।